लेकिन ये उचित बात है भीमराव। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर कोई कार्य बनता है तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करने से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगी। ये लोग तो बस हमें जानवर बनाए रखने की साजिश कर रहे हैं। देखो भीम, प्रतिनिधि का चुनाव हो चुका है, इसलिए उनका जो फैसला होगा ना वही सही होगा। देखिए, आप सब समझ नहीं रहे हैं। ये सब आपको बर्बाद कर रहे हैं। जीवन तत्काल भले ही सरल लगे इन सारे लोगों की बातें मानकर, लेकिन इस सरल जीवन के चक्कर में आप सब संघर्ष के महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे नहीं करना हमें संघर्ष, जैसे जी रहे थे वैसे ही जी लेंगे हम, बिना संघर्ष किए। यहाँ आया था ताकि हमारा समाज, हमारा भविष्य एक कलंक ना लगाए। जब हमारे जात के लोगों से संबंधित बैठक हो रही थी तो हम क्यों नहीं आए, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ हमारे समाज के हितों की बात हो रही है। नमस्ते, चल बेटा। रुक जाइए, मेरा पूरा परिवार क्रांतिकारी बन जाएगा तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और आखिरी बिंदु कि छोटी जात के लोगों को हम आश्वासन देते हैं कि उन्हें खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं होगी। बस विद्यालय जाने की नौटंकी बंद होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या बालक विद्यालय जाता है तो तुम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे रोको, क्योंकि पढ़ना लिखना सिर्फ बड़ी जाति के लोगों का काम है, तुम्हारा नहीं। हम आप सबकी तीनों बातें मानते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सब हमारी जात के हर व्यक्ति को उनके नाम से बुलाएंगे और बेइज्जती या अपमान के स्वर में बात नहीं करेंगे। सही है विश्वास राव, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन 3 बिंदुओं से इतर कुछ ना हो पाए, और ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारी शर्तें पूरी करें। जी महाराज। चलो भाइयों, नए नियम के हिसाब से शुरुआत करते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, ये नाम से पुकारने वाली शर्त कुछ समझ में नहीं आया। हाँ महाराज, अब हम इन्हें भी सम्मान देंगे। महाराज, इन्हें तो इनकी हैसियत के हिसाब से बेइज्जती करने में ही आनंद आता है। यही तो चाल थी विश्वास राव की। थोड़ी सी इज्जत देकर इन छोटी जाति के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने की रणनीति थी विश्वास राव की। अच्छा, अब देखो कि कैसे सातारा का पूरा सामाजिक समीकरण बदल जाएगा। हाँ, बस अभी ये देखना है कि इस पर वो भीमराव और राम जी क्या करते हैं। पापा, मैं उनकी ऐसी कोई भी बात नहीं मानूंगा जिससे हमारे समाज की आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ सहनी पड़े, चाहे जो हो जाए। बाला भैया, भीम से सारी बातें मनवाने की जिम्मेदारी आपकी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भीम को पढ़ाई से बहुत लगाव है। मैं बाकी सारी बातें तो उससे मनवा लूंगा, लेकिन पढ़ाई से उसे रोकना। कर्म पथ पर कोई भय नहीं।
और मानो तो हर कोई भाई है। जब हमारा समझौता हो चुका है तब मना करने का अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। फिर आप कैसे मना कर सकते हैं? अगर हम आपस में ही एक दूसरे को मना करने लगे तो फिर मिलजुल कर एक शांति प्रिय समाज कैसे बना पाएंगे? इसलिए बाला, ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा। वैसे बाला भैया, भीम और आपके पिताजी कौन सा कार्य करते हैं? वो दोनों दो अलग अलग सेट का सामान बिकवाते हैं। हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनाज का बिकवाना हमारी जात के लोगों का परंपरागत काम तो है नहीं, तो इसीलिए हमें चल के रोकना चाहिए। लेकिन भीम और बाबा को, मेरा मतलब उन्हीं दोनों के काम से तो हमारा घर चलता है। अरे बाला, फिर वही बात, अभी मैंने समझाया था ना तुमको कि ऐसा करना हमारे समाज के लिए और अपनी जाति के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें राम जी और भीम को रोकना ही होगा। ठीक है, चलो। इस विश्वासराव नाम के तूफान ने तो भीमराव की सत्ता ही पलट डाली। ये विश्वासराव अगर सतारा में पहले आ जाता तो अब तक जो परेशानियां हमने झेली हैं वो नहीं झेलनी पड़ती। दिमाग ठिकाने आ जाता बहुत पहले ही उस पिद्दी भीमराव का। प्रकृति का नियम है ये सेठ। पेड़ में फल का लगना सबसे अंत में होता है और वो फल बहुत मीठा होता है। देर से मिलने वाली हर चीज का स्वाद मीठा होता है, तो स्वाद का आनंद ले लो सेठ। ये जल्दी और विलंब के खेल में अपने आप को मत उलझाओ। जी महाराज। वाह महाराज वाह, आप महान हैं। आपकी सोच महान है महाराज। दूसरी बात, कुछ पैसों का बंदोबस्त करो सेठ। आज रात को सबसे छुपाकर वो पैसे तुम्हें विश्वासराव और गोपाल के पास पहुंचाने हैं। ये रहा तुम दोनों का इनाम। किस बात के पैसे महाराज? बस पहुंचा दो पैसे, समझ जाओगे। और हाँ सेठ धनसुखलाल, ये पैसे के नाम पर शक्ल बनाना बंद कर दो। सातारा के इतिहास की जब जब बात की जाएगी तब तुम्हारा नाम अव्वल स्थान पर होगा, क्योंकि जब जब संघर्ष में कोई पैसों का योगदान करता है उसे हमेशा बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। आइए आइए आइए, दाल चावल लीजिए। राजा महाराजा जो खाते हैं वो आपके घर तक लाया हूं। आइए आइए आइए, दाल चावल लीजिए। आइए आइए। राम जी, अब ये काम तुम नहीं कर सकते हो। देखिए, किस तरह का काम करना है और किस तरह का नहीं, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला होता है। अब जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे क्यों धंधे के वक्त रास्ता रोकने आ गया? चल जा, धंधा करने दे। नहीं, तुम जिन लोगों से काम करवा रहे हो उनकी जात उन्हें इस काम करने की अनुमति नहीं देती है। भीम, पंचायत का फैसला तुम्हें मानना होगा कि हमारी जात के लोग वही काम करेंगे जो सदियों से करते आए हैं, जो उनका परंपरागत काम है। तुम्हारी इस परिवर्तन की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उम्र भर। एक भाई के रूप से ज्यादा उस जाति के व्यक्ति के रूप में जिस जाति के हम हैं। बाला भैया,
अब गुस्से में या चिढ़ की वजह से आज वो सारी बातें मानने लगे हैं जिसके खिलाफ अब कल तक लड़ जाते थे। बाला भैया, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? और जो आप कह रहे हैं वो आपसे कौन और क्यों कहलवा रहा है? बाला भैया, हम जो काम सदियों से करते आए हैं वो काम हमें पसंद नहीं है, बल्कि वो हमारी मजबूरी है। ये काम हमसे जबरन कराया जाता है, इसलिए आज हम लोग उस काम को छोड़कर कुछ नया काम सीख रहे हैं, तो आप उसे फिर से रोकने आ गए। उन्हीं दोनों के काम से तो हमारा घर चलता है। अभी मैंने समझाया था ना तुमको कि ऐसा करना हमारे समाज के लिए और अपनी जाति के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि ये बड़ी जात छोटी जात की लड़ाई कभी खत्म ही ना हो? जब पंचायत ने फैसला किया है हमारी जात के लोग वही काम करेंगे जो सदियों से करते आए हैं, तो कुछ और काम करने का क्या मतलब? आखिर पंचायत में हमारे हित में भी तो फैसला हुआ है कि बड़ी जात वाले लोग हमें अपमानित नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पर तंग नहीं करेंगे। तो क्या यह हमारी जात के लिए फायदे की बात नहीं है? हाँ। लेकिन तुझे फायदे नुकसान से क्या मतलब? तुम्हें तो सिर्फ अपनी बात मनवाने में मजा आता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा भीम, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सदियों से जिस चीज को हम लोग झेलते आए हैं, उसी चीज को आने वाली कई सदियों तक झेलने के लिए हावी भरने को आप दाल गलना कह रहे हैं, तो हमें सदियों अपनी दाल नहीं गलानी है। आप ही सोचिए, सदियों पहले भी हमारी जात के लोगों ने इस काम को छोड़ना चाहा होगा, लेकिन आप जैसे कुछ हमारी जात के लोगों ने बड़ी जात के लोगों का साथ पाकर उन्हें फिर से परंपरागत काम करने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन बाला भैया, अब इतना जरूर याद रखिएगा कि चाहे जो हो जाए, ये भीमराव उन परंपरागत कामों को ना करके अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ेगा, जहां हमारा समाज कोई भी काम करने के लिए आजाद होगा। और रही बात पंचायत की, तो मैं नहीं मानता उस फैसले को। आपको जो करना है कर लीजिए। सुन लिया ना? अब चलो आगे बढ़ो। कोई कहीं नहीं जाता है जब तक फैसला नहीं हो जाता है। बाला भैया, आपको जिसके साथ रहना है रहिए ना, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, तुम दोनों को अच्छी तरह से समझाने के लिए आया हूँ। अब सबके जो समझ में आए वो कीजिए, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। आप तो बड़ी जात से हैं ना, आप तो समझिए, ये इंसान समाज से बाहर नहीं है। जो सब मान रहे हैं वो इसे भी मानना होगा। देखिए, ये हमारे भाई का धंधा है। राम जी के रहते हुए ये धंधा अच्छा चल रहा है, और मेरा भाई बीमार है और भाभी उनकी सेवा में है। मैं उनकी बहन हूँ, बस भाई की मदद के लिए आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग जाति के नाम पर इनका काम छुड़वा देंगे तो मेरा भाई खाएगा क्या? राम जी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अनाज क्यों फेंक रहे हैं? अरे आप तो हमारे जाति के हो।
आपने मुझे गिराया क्यों? क्या बदतमीजी है ये? यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? तुमने भीम के ठेले को पलटा क्यों? पंचायत ने फैसला किया है, सब अपनी जाति के अनुसार काम करेंगे। यदि पंचायत ये तय कर दे कि तुम अपने घर को फूंक दो, तो क्या तुम अपने घर को फूंक दोगे? घर फूकने की बात नहीं है काका, यहाँ पर जातियों के काम की बात है। ये पंचायत और ये समाज ने तो हमारे बिरादरी के लिए सारे गंदे काम छोड़ रखे हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए हम हजारों सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जब भीम की वजह से थोड़ी रोशनी हमें दिख रही है, तो तुम फिर से उसी अंधेरे में हम सबको ढकेलने के लिए उनके साथ जाकर खड़े हो गए। पंचायत में आपने भी तो विश्वास राव का समर्थन किया था। पाला, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम केवल अपने भाई से चिढ़ है, और इसी चिढ़ के चक्कर में तुम उसका विरोध कर रहे हो। और इस विरोध के चक्कर में तुम ये भूल गए हो कि इसका खामियाजा हम सब ही नहीं, हमारी पूरी बिरादरी भुगत रही है। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है भीम ने आपको भी ज्ञान की गुट्टी पिला दी है। मुझे पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं भीम का साथ दूं। वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई है। बुआ, हमें सातारा छोड़कर चले जाना चाहिए। बस यहाँ पर दुश्मन बचे हैं, और अब तो बाला भैया भी उनसे जाकर मिल गए। पता नहीं भीम और बाबा ये सब कैसे झेलेंगे। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भीम और भैया कुछ अलग मिट्टी से ही बने हुए हैं। फिर बाला भैया अलग मिट्टी के क्यों बन गए है बुआ? बाला भैया शुरू से ही अलग बात करते आए हैं, और कई बार तो विरोध भी किया है, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया। इसलिए मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। हाँ तो फिर मत करना बात। हाँ तो नहीं बात करूंगी बाला भैया। आज तक सुनते आई थी कि किसी के आई बाबा में से कोई मर जाता है तो उनके बाद उनका बड़ा भाई उनके भाई बहनों का आई बाबा बन जाता है, लेकिन यहाँ तो अब दुश्मन बन गए बाला भैया। कोई दुश्मन नहीं बना मैं, बस पहली बार मैं सही कर रहा हूँ और भीम गलत कर रहा है तो मैं सबके लिए दुश्मन बन गया। भीम ही हमेशा सही हो सकता है। इस सोच को छोड़कर अगर तुम सोचोगे ना तो मैं तुम्हें सही लगूंगा। हमें वो सब नहीं पता, लेकिन हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि भीम अगर आपसे सहमत भी नहीं होता तो ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा इन दिनों में आप उसके साथ कर रहे हो। किसे समझा रही हो तुम? जब घर का ही कोई व्यक्ति बाहर के किसी के बहकावे में आ जाए ना, तो उस घर का टूटना निश्चित है। बस अभी तो बचा लो जितना बचा सके।